कॉफी विथ कौशिकमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. खरं तर निवडणुकांच्या आधी आपण वेगवेगळ्या पक्षांच्या मोठ्या नेत्यांशी बातचीत केली होती. आज तुम्हाला वाटत असेल की आजचा आपला गेस्ट कोण? तर महापालिका निवडणुकांचे निकाल आलेले आहेत. काही मंडळी अशी असते की जी निकालामागे अत्यंत महत्त्वाचा रोल बजावत असतं. प्रत्येक पक्षात अशी कुठली ना कुठली व्यक्ती असते. भारतीय जनता पार्टीमध्ये असंच एक नाव आहे, ज्या नावाबद्दल प्रचंड कुतूहल आहे. जे नाव बरंच काही पडद्यामागून करत असतं असं लोकांना वाटतं, पण नक्की काय करतं हे माहीत नाही. त्याचबरोबर विरोधकांचा सुद्धा रोष त्याच नावावर आहे. ते नाव म्हणजे मोहित कंबोज भारतीय. आपल्याबरोबर आज कॉफी विथ कौशिकमध्ये मोहितजी आहेत. मोहितजी, आपलं स्वागत आहे. नमस्कार सरिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद. आज एबीपी माझा में ये मेरा पहला लाइव का पॉडकास्ट है और आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि आपने मुझे आज इनवाइट किया. मोहितजी, खरं तर आत्ता महापालिकेचा निकाल लागलेला आहे आणि भारतीय जनता पक्षाला प्रचंड यश मिळालेलं आहे. त्याबद्दल आपलं एकतर अभिनंदन. जे देवेंद्रजींवर ज्या विरोधकांचा राग आहे, त्यांचा राग तुमच्यावर त्याच्याहीपेक्षा जास्त असतो असं आम्ही बघत आलेलो आहे. आणि त्यांना हा राग का असतो? तुम्ही असं काय करता? तुमचा रोल काय आहे भाजपामध्ये, ज्यामुळे विरोधकांचा राग देवेंद्र फडणवीसांपेक्षाही कधी कधी तुमच्यावर जास्त असतो? देखिए, कभी भी हर लाइफ में हर आदमी का एक कैरेक्टर होता है और उसका एक रोल होता है. तो मेरा रोल ईश्वर ने जो दिया हुआ है वो मैं निभा रहा हूँ. जो हर आदमी का एक, जब वो जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर खुद उसके जीवन के अंदर उसका भाग्य और कर्म ये दोनों लिख के भेजता है. क्या कर्म करेगा और भाग्य क्या रहेगा. रहा सवाल देवेंद्र जी के ऊपर रोष का, तो मेरा ऐसा मानना है कि 2014 के बाद जिस तरह से एक महाराष्ट्र में विकास और विश्वास की राजनीति देवेंद्र जी ने की और जो 10 साल में उन्होंने काम करके दिखाए, एक विजनरी लीडर, एक नागपुर से मेयर के बाद महाराष्ट्र के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जब वो मुख्यमंत्री बने, 14 से 19 तक उन्होंने जो एक विजन महाराष्ट्र के लिए रखा, वो बीच में कुछ 2.5 साल के लिए विजन से दूर हो गए. लेकिन 22 के बाद जब वो दोबारा उप मुख्यमंत्री करके सरकार में लौटे और जिस कामों के उन्होंने एक सपना देखा था, उसका नारियल फोड़ा था और बाद में उसका रिबन काटा. तो ये पूरा चुनाव विकास के ऊपर और उनके विजन को, जो हकीकत में जो एक सिर्फ स्वप्न रहता था, तो जब वो पूरा होके देखा तो लोगों ने उनको यश मिला. और प्रचंड महाराष्ट्र के अंदर हर एक नगर पालिका के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आज ग्रोथ की, तो मुझे लगता है कि मोदी जी का, नरेंद्र मोदी जी का जो एक विकास का सपना, एक जो गुजरात मॉडल उन्होंने फिर बाद में देश का मॉडल विश्व में लेके गए, तो आज देवेंद्र जी ने उसको ही महाराष्ट्र में पूरा किया. नक्कीच. पण ह्यामध्ये तुमचा रोल काय असतो? देखिए, मेरा जो रोल है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2012 में भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन की और तब स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी के नेतृत्व में हमारे मुंबई के अध्यक्ष आशीष सेलार जी ने मुझे पार्टी ज्वाइन कराई. देवेंद्र जी महाराष्ट्र के अध्यक्ष थे, पूरा बने. और 2014 में मेरे को विधानसभा की टिकट दी डिंडोशी से, लेकिन लास्ट के जो 15 दिन युति टूटी थी, अनफॉर्चुनेट मैं उसमें चुनाव नहीं जीत पाया. 10,000 वोटों से मैं हार गया. उसके बाद पार्टी ने मुझे हमेशा अलग अलग महत्वपूर्ण काम दिए. मुझे मुंबई का युवा मोर्चा पद का अध्यक्ष का पद दिया, जवाबदारी दी. मुंबई का महामंत्री का मेरे को जवाबदारी दी. फिर 2019 में विधानसभा चुनाव में महाजनादेश यात्रा का मैं कोऑर्डिनेटर था. उसमें सभाओं का कोऑर्डिनेटर था, लोकसभा के सभाओं का कोऑर्डिनेटर था. 2019 के बाद अलग तरह की जवाबदारी थी. तो मेरा स्पष्ट मानना है कि पार्टी जो भी काम देती है वो काम करता हूँ. आज मेरे पास कोई पद नहीं है, लेकिन बिना पद के भी जो मुझे जवाबदारी मिलती है एक कार्यकर्ता के रूप में, वो मैं ईमानदारी और निष्ठा से पूरा कर सकूँ, ये मेरा ऐसा हमेशा रहता है.
महाराष्ट्रामध्ये ना खूप लोकांना ही सवय आहे की ते तुम्हाला देवेंद्र फडणवीस अ, से जोडते है आपको. देवेंद्र फडणवीसांचा माणूस अशा पद्धतीनं तुम्हाला अनेक लोक म्हणतात. तर हे नक्की काय आहे? देखिए, देवेंद्र फडणवीस जी का मानुस म्हणजे आदमी, हाँ, कोई फडणवीस का हनुमान, आदमी ये हनुमान, कोई भी वर्ड बोले, हम्म. मेरा ऐसा मानना है कि देवेंद्र जी महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख लीडर हैं और एज अ रिस्पॉन्सिबल, चाहे पार्टी ने उनको अध्यक्ष बनाया, जब मैं पार्टी ज्वाइन किया तो वो अध्यक्ष थे, फिर वो मुख्यमंत्री बने, जब हम विरोधी पक्ष में थे तो वो पार्टी के विरोधी पक्ष नेता थे, वो पार्टी के उप मुख्यमंत्री थे, फिर पार्टी के वो मुख्यमंत्री, पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया. आज मेरी लॉयल्टी मेरे जो भी पार्टी के साथ है वो भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी के साथ है. पार्टी के प्रमुख होने के कारण वो हमारे नेता हैं और जो नेता बोलते हैं वो कोई भी कार्यकर्ता काम करता है पूरा. तो आज मैं हूँ और ये तो सौभाग्य की बात है, अगर उनका मेरे पे कोई विश्वास है तो मैं इसमें बहुत ही अपने ऊपर एक सौभाग्य की बात मानता हूँ कि मेरे जैसे नॉन पॉलिटिकल आदमी, नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के घर से आया हुआ इंसान, एक छोटे वर्ग के घर से मैं 2002 में मुंबई आया, 2012 में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की. तो जहाँ पे आज पॉलिटिक्स के अंदर ठाकरे जातिवाद, भाषावाद और प्रांतवाद के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, अगर हमारे जैसे लोगों को भी अगर पार्टी के अंदर काम करने का मौका मिलता है तो ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है. तो आज अगर भारतीय जनता पार्टी आज पर प्रांतीयवाद और भाषावाद से उठ के राजनीति कर रही है और ये सबको मौका दे रही है कि हर आदमी का एक रोल होता है. कोई अच्छा प्रवक्ता हो सकता है, कोई अच्छा मैनेजमेंट कर सकता है, कोई अच्छा फेस पब्लिक लीडर हो सकता है, कोई लोगों का समस्याओं में अच्छे सॉल्व कर सकता है. हर एक आदमी के अंदर एक उसकी यूएसपी होती है. तो मुझे लगता है मेरे को जो कार्य दिए जाते हैं तो मैं मेरा कार्य ईमानदारी से पूरा करूं और कभी भी मेरे लीडरशिप और मेरे पार्टी को कभी भी मेरे तरह से कोई भी ऐसा कार्य दिया हुआ कभी भी ऐसा इनकम्प्लीट ना रह जाए और हमेशा 100% वो कार्य टाइम पे और समय पे पूरा रहे. ये मेरा हमेशा प्राथमिक एक कभी भी ऐसी मेरी प्राथमिकता रहती है. तुमच्या मॅनेजमेंटबद्दल खूपच कौतुक होतं असं म्हटलं पाहिजे, कारण विरोधकांचं असं म्हणणं आहे की अगदी EVM हॅक करायला सुद्धा तुम्हाला अमेरिकेत पाठवल्या जातं आणि मग तुम्ही तिकडे जाता आणि तिकडनं तुम्ही काहीतरी EVM सेट करून येता. बरं, नुसतं EVMच नाही, जर कर्नाटकची सरकार पाडायची आहे, झारखंडची सरकार पाडायची आहे, तुमचंच नाव येतं, असं तुम्ही काय करता? ये देखिए, ऐसा है कि आप ये पूरी क्रोनोलॉजी समझिए. 2019 के बाद से लेकर जब ये सरकार गिरी तो जिस तरह से माननीय उद्धव ठाकरे साहब की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर एग्रेसिव थी, वो आज की मेरा ऐसा सीता जी थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं कि पूरी राजनीति नरेटिव बिल्डिंग पे हो गई है कि कौन कैसा नरेटिव सेटअप करता है. बिल्कुल. और वो नरेटिव के अंदर आप उस ट्रैप में आते हो, डिफेंड करते हो या आप उस नरेटिव को फाइट करते हो. तो जिस तरह से ये लोगों ने आज मैन टू मैन नरेटिव सेट करने की कोशिश की, तो 2019 के बाद से जिस तरह से केसेस, कंट्रोवर्सीज, अलग अलग टाइप के इश्यूज निकल के आए पूरा, तो जब भी मुझ पे आरोप लगते गए वो आरोप कभी कोई सिद्ध नहीं हो पाए. इन्होंने अभी लास्ट में EVM हैकिंग की बात की, अभी अमेरिका जाकर मैं EVM हैक कर रहा हूँ, तो इस तरह के इतने सीनियर होतात का अमेरिकेला? मैं तो इधर ही था. मैं तो अमेरिका गए हुए मुझे 2.5 साल हो गए. तो इस तरह के आज कुछ ऐसे मीडिया हाउसेस को कोई भी एक सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट करता है, फिर वहाँ से वो स्टोरी को प्लांट कर देते हैं, फिर वो नरेटिव बिल्डअप की चालू करते हैं, फिर उसके ऊपर ट्रोलिंग होती है. ये एक तरह की नई राजनीति चालू हुई है. फिर या तो आप उसको डिफेंड करो, आप उससे डर जाओ और आप चुप होके बैठ जाओ और अपने आपका जो फोकस काम का है आप वो फोकस से डिफोकस हो जाओ. तो ये एक स्ट्रेटेजिकल मूव होता है जो ऑपोजिशन करती है कि आपको डिफोकस करने के लिए. ये आपको डिसाइड करना है कि आपको डिफोकस होना है कि आपको फोकस्ड रहना है और इस नरेटिव को कैसे तोड़ना है. तो मेरा मानना है कि ये एक महाराष्ट्र में पिछले 5 वर्ष से 19 के बाद से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. और कुछ लोगों को जिस तरह से सुबह 9 बजे आकर
पोपट की तरह बोलने की आदत पड़ चुकी है, तो उसको अभी फॉलो करते हुए छोटे पोपट तैयार हो गए. तुम्ही ज्यांना पोपट म्हणताय 9 वाजता येणाऱ्या वेगवेगळ्या तुमच्या पक्षातले लोक त्यांना वेगवेगळी नावं देतात, पण त्यांचं खास प्रेम तुमच्यावर आहे असं वाटतं. बरेच त्यांनी आरोप तुमच्यावर केलेले आहेत आणि त्यात एक मधल्या काळामध्ये एक फोटो युद्ध सुरू आहे. काय नक्की नाराजी आहे तुमच्यावर आणि काय आहे ते सगळं फोटोचं? म्हणजे तुम्ही दुबईला जात असताना तुम्ही त्यांना ओपन चॅलेंज दिली होती. संजय राऊत आणि तुमचं काय रिलेशनशिप आहे ही? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि संजय राउत जी गलत प्रोफेशन में है. संजय राउत जी पत्रकारिता करते हुए राजनीति में आए, लेकिन अगर मुझसे आप पूछेंगे तो वो बहुत ही मल्टी टैलेंटेड पर्सन है. मैंने उनका नाम सलीम जावेद रखा है. वो इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखते हैं. अगर आज संजय राउत जी सही में अगर बॉलीवुड में जाकर अच्छी नेटफ्लिक्स में या शोज के ऊपर स्क्रिप्ट लिखेंगे, सेंसेशनल स्क्रिप्ट लिख के स्टोरी बनाकर कैसे पब्लिक के अंदर लेके जाना, उसके अंदर उनकी बहुत अच्छी एक उनको गॉड गिफ्ट है. वो गलती से वो गलत प्रोफेशन में आ गए, राजनीति में आ गए और पत्रकारिता में चले गए. तो आज अगर वो सलीम जावेद भी फेल हो जाते, अगर वो स्क्रिप्ट राइटिंग में होते, तो मेरी उनसे काफ़ी पुरानी मित्रता है और आज की नहीं है. तो मुझे आज भी याद है कि 2021 की बात होगी, 2022 की बात है. उन्होंने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि वो 3-3.5 लोगों को एक्सपोज करेंगे भारतीय जनता पार्टी के. तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत ही बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. उन्होंने शिवाजी पार्क के उधर पूरा. तो उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने 1, 2, 3 विषय रखे और उठ के जाने लगे. फिर उन्होंने बोला कि एक और है जो भारतीय जनता पार्टी का लीडर है, मैं उसको जानता नहीं, मैं कभी उससे मिला नहीं, और मोहित कंबोज उसका नाम है, और वो उसने ये प्रॉपर्टी खरीदी गोरेगांव में और वो ऐसे भारतीय जनता पार्टी को डुबाएगा. तो उसका मैंने उस समय रिप्लाई किया. मैंने कहा ये मुझे जानते नहीं, मुझे पहचानते नहीं. ये हर वर्ष मेरे घर पे गणपति पे आते थे. मेरे से इन्होंने 25 लाख रुपया 2018 में डोनेशन भी लिए, 2017 में भी लिए, 2016 में भी लिए. तो मुझे लगता है गजनी जैसा संजय राउत जी का बीमारी हो गई, गजनी जैसी बीमारी हो गई आमिर खान की पिक्चर देखकर पूरा. तो उससे काफ़ी संजय राउत जी ट्रोल भी हुए. तो मेरा वही विषय आपको बोलेगा कि किस तरह से नैरेटिव सेट करना है. ये इन लोगों ने एक नई स्ट्रेटेजी करके रखी थी कि आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस पे झूठे आरोप लगा दो, या तो सामने वाला डर के भाग जाएगा. बहुत कम लोग होते जो अपनी बात को डिफेंड करके रख पाते. इसी तरह से इन्होंने काफ़ी बार, अभी रेस्टोरेंट में मैं मेरी वाइफ के साथ एक दिन खाना खा रहा था, तो उस दिन उन्होंने नया ट्विस्ट टर्न किया कि बार में बैठे थे, महिलाएं बैठी थीं और उनके साथ क्या नाम है वहाँ पे मदिरा पान पी रहे थे. तो इन्होंने आरोप लगा दिए, आप डिफेंड करते रहो. लेकिन इन्होंने ऐसे काफ़ी बार काफ़ी लीडर्स के ऊपर आरोप लगाए. कुछ लोग डिफेंड कर पाए, कुछ नहीं कर पाए. लेकिन महादेव के आशीर्वाद से मेरे पे आज तक जितने आरोप लगाए मैंने हमेशा सुबह डिफेंड किए, और दोबारा इन्होंने कभी भी उसका रिप्लाई फाइल नहीं किया. कभी भी सामने से दोबारा सबूत ला नहीं पाए या कभी मुझे गलत ठहरा नहीं पाए. तो ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है. और महाराष्ट्र के अंदर इतनी सीनियर लीडरशिप होते हुए सलीम जावेद, मतलब सलीम भाई ये, जावेद अपने नवाब मलिक, ये जो इनकी दोनों की जोड़ी, और ऐसे काफ़ी दूसरे भी इनके साथ लोग इन्वॉल्व. तो इन्होंने आज तक जितने आरोप मेरे पे लगाए, कभी भी कोई आरोप को सच्ची में सिद्ध नहीं कर पाए. तो वो इनका फ्रस्ट्रेशन है. वो फ्रस्ट्रेशन इनके अंदर इनको कहीं ना कहीं बिल्टअप होता जा रहा है. और अभी भी ये इसी तरह से झूठे आरोप निकाल के लाते हैं, लेकिन सिद्ध कुछ कर नहीं पाते हैं. फिर आपने भी तेजस ठाकरे का एक बिल और फोटोग्राफ कुछ दिए थे. जी, आपकी बात एकदम सही है कि देखिए ऐसा है कि मैं बहुत ही, मेरे को शायद आपके माध्यम से, मैं कभी तक ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलता, और मेरे को, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ और मैं हमेशा सच बोलता हूँ, बेबाकी से बोलता हूँ. वो अच्छा लगे या बुरा लगे, कभी कभी मेरे कोई स्टेटमेंट को अच्छा गिना जाता है, कभी उस चीज़ को बुरा भी लिया जाता है. मेरे को तेजस ठाकरे के वीडियो मेरे पास थे, और
मेरे को शायद वो नहीं डालने थे और मुझे नहीं करना था, क्योंकि तेजस ठाकरे कोई पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं है। तेजस ठाकरे तो वीडियो मेरे को उस दिन नहीं आए, वो कोविड के वीडियो थे और वो मेरे रेस्टोरेंट में बैठे थे वहाँ पर। ठीक है, वो यंगस्टर है, यंग है, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता, लेकिन जिस तरह से संजय राउत ने मेरी वाइफ के ऊपर आरोप लगाए, जिसका कोई पॉलिटिकल लेना देना नहीं, कोई पॉलिटिकल वो पार्टी की हिस्सा नहीं है, वो अपनी हाउस वाइफ है, अपना बिजनेस करती है साथ में, तो जो पर्सनल आरोप लगाए, तो टिट फॉर टैट का जवाब देने के लिए मैंने तेजस ठाकरे के वो वीडियो डाले थे। जब मैं काफ़ी सोच रहा था कि मेरे को नहीं करना चाहिए, लेकिन तब भी मैंने वो वीडियो इंटेंशनली डाले कि आपको भी थोड़ी पीड़ा होनी चाहिए कि जब आपके घर के सदस्य के ऊपर इस तरह से अटैक कोई करे तो कितना आपको बुरा लगता है। तो मुझे लगता है उसका बुरा उनके परिवार को भी लगा। तो बाद में मैंने उनको ये मैसेज भी भेजा कि आप अगर मेरी वाइफ, मेरे परिवार के ऊपर कोई आए, तो अगर हमारे पार्टी से कोई कर रहा है, तो आपके पार्टी से कोई अगर ऐसे झूठे आरोप किसी के परिवार पे लगा रहा है, तो आपकी ड्यूटी बनती है उसको रोकना, क्योंकि वो आपके शिवसेना के शील्ड के अंदर कर रहा है। उस समय तो उभाटा नहीं थी, शिवसेना थी, उसकी शील्ड के अंदर कर रहा है, तो ये आपकी ड्यूटी बनता है उसको रोकना। चलिए, जो वो एक पुरानी घटना है, जो होना था वो हो गया उसके अंदर, लेकिन तो जो उसकी गिल्टी भी नहीं है, लेकिन वो मुझे लगता है वो सही भी नहीं था। जेव्हा तुम्ही हा मेसेज पाठवला तेव्हा काही उत्तर आलं? नहीं, उनकी तरफ से आया था कि ये अच्छा नहीं कि आपने तेजस का डालकर। मैंने कहा अच्छे बुरे की बात नहीं है, तो आपको भी इस बात के ऊपर थोड़ा सा आपकी पार्टी में सोचना चाहिए कि आप मेरे ऊपर कोई भी अटैक करो वो ठीक है, लेकिन मेरे बाद अगर आप मेरी फॅमिली के ऊपर जाओ तो ये सही नहीं है। तुम्ही सलीम जावेद असं म्हटलं, जावेद तुम्हीच म्हटलं, नवाब मलिकांना तुम्ही म्हणता. नवाब मलिकांनी सुद्धा तुमच्यावर आर्यन खानच्या त्या प्रकरणामध्ये बरेच आरोप केले होते. त्याचं काय कारण होतं? म्हणजे तुमची काय दुश्मनी आहे नवाब मलिकांशी की त्यांनी सडनली तुमच्यावर असे आरोप केले? देखिए, मैं 8 अक्टूबर 2021 की बात है, मैं मेरे घर पे था। सडनली, ये मैंने आज तक कभी बात कहीं बोली नहीं, मैं आज आपको इस माध्यम से बता रहा हूँ पूरा। तो 7 तारीख की बात है कि मुझे पता चला कि नवाब मलिक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो मैंने कहा करे, मेरा क्या लेना देना है? तो बोले कॉर्डेलिया क्रूज के ऊपर जो आर्यन खान का इंसिडेंट हुआ, उसमें आपके साले थे, वो आपके साले भी वहाँ पे क्रूज के ऊपर थे, उनको एनसीपी ने छोड़ दिया और आर्यन खान को अरेस्ट कर लिया। मैंने कहा मेरा उससे क्या लेना देना है? पूरा एनसीपी जाने, आर्यन खान जाने, या वो मेरा साला जाने पूरा। तो उसके ऊपर नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तो मैंने, देखिए, आप राजनीति में रहते हैं, आपके सबके रिलेशनशिप होते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अगर किसी को कोई चीज़ की गलत फहमी है तो उसको एक बार अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने नवाब मलिक को, उस समय मुझे आज भी याद है, मैंने उनको किसी के थ्रू अप्रोच किया। मैंने कहा नवाब भाई, मेरा इसमें क्या लेना देना है कि आप मेरे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पूरा? तो उनकी तरफ से रिप्लाई आया कि मेरे दामाद जो समीर खान हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने ड्रग केस के अंदर उनकी सरकार में वो अरेस्ट हुए, तो मैं उसके बदले में ये छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी ने तो आपको अरेस्ट नहीं करा, आपके दामाद ने जो भी उस समय इंपोर्ट किया था, कुछ बाहर से, एब्रॉड से कोई ऐसा मटेरियल इंपोर्ट किया था जो समथिंग ड्रग को रिलेटेड था, और उसको नारकोटिक्स डिपार्टमेंट उसकी परमिशन नहीं देती थी। तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने अपनी कार्रवाई की, तो अब आपकी लीगल लड़ाई लड़ो, उसमें हमारा क्या लेना देना है। लेकिन वो केस ऐसा था कि जिसमें शाहरुख खान के बेटे थे, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी है कि जिसमें मोहित को इन्वॉल्व करने से भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं कुछ इन्वॉल्वमेंट आएगा और एक उनको पूरे नेशनल लेवल पे प्रसिद्धि मिलेगी। तो सेम नवाब मलिक ने उसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें मेरी धर्मपत्नी की फ़ोटो, मेरी 12 साल की बेटी की, 10 साल के बेटे की, मेरे फादर इन लॉ की, मदर इन लॉ की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो मैंने फिर उनको बोला, मैंने कहा देखिए नवाब भाई, ये शुरुआत आपने की है, ख़त्म मैं करूँगा, क्योंकि आप मेरे परिवार पे आ गए। तो अब जब तक मैं आपको और आपके
पॉलिटिकल कैरियर को उजाड़ूंगा नहीं, तब तक अब मैं चैन से बैठूंगा नहीं। महादेव के आशीर्वाद से उसके बाद क्या हुआ वो इतिहास गवाह है। तुम्ही त्यांच्यावर मानहानीचा दावा ठोकला होता कोर्टात, तुम्ही गेले होते डिफमेशन घेऊन, पण नंतर तुम्ही ती केस विड्रॉ केली. मला वाटतं 2025मध्ये तुम्ही ती केस विड्रॉ केली. त्यावेळेला ते तुमच्याबरोबर सत्तेत होते, तेव्हाही असावेत, पण तुमच्यावर कुठला दबाव आला म्हणून तुम्ही ती केस विड्रॉ केली का? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ. नवाब मलिक के ऊपर जो केस हुआ था, दाऊद की प्रॉपर्टी वाला, और बाद में उनके ऊपर जो अंदर काफ़ी टाइम वो जेल में भी रहे, फिर बेल पे बाहर आए। उसके बाद जो मेरा उनके ऊपर मानहानि का केस था, केस के ऊपर उनको 2 बार माफ़ी भी मांगनी पड़ी, उनको जमानत भी लेनी पड़ी। लेकिन देखिए वो जो मेरा वाला केस था वो मैंने उस समय किया था जब वो मेरे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। 2025 ये केस 22 का है। 2025 में जब उसकी डे टू डे आर्ग्यूमेंट और सुनवाई जब होने लगी, उसमें उस केस की इतनी गहराई नहीं थी कि मैं रोज़ जाके नवाब मलिक के लिए कोर्ट में खड़े रहूं, क्योंकि नवाब मलिक का पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म हो चुका है, कोई उनका भी कोई अस्तित्व रहा नहीं। और ऐसे छोटे आदमी के लिए मैं रोज़ जाके कोर्ट में खड़ा रहूं तो मेरा समय की बर्बादी थी। तो मुझे ऐसा लगा कि देखिए हर आदमी के कभी कोई चीज़ एक समय पे प्रायोरिटी होती, किसी समय पे वो चीज़ की प्रायोरिटी नहीं होती। तो मेरे लिए वो बहुत ही प्रायोरिटी का मैटर नहीं था कि मैं हफ्ते में नवाब मलिक के लिए कोर्ट में जाऊं और मानहानि के केस के लिए उनके लिए खड़े रहूं। तो जिस इंसान को लोगों ने ही डाइल्यूट कर दिया है और समय के हिसाब से उनको उनके जो विषय थे उसमें खुद ही उलझे हुए हैं, तो ये छोटे से केस में कुछ बहुत आनी जानी नहीं थी। इसके लिए मैंने उसको केस को विड्रॉ किया। लेकिन विड्रॉ करने में ये लिखा कि दोबारा अगर ये कभी भी ऐसा करेंगे तो मैं दोबारा कभी भी फाइल करूंगा। आम्ही म्हणजे मीडियाची लोक, प्रेशर की बात है सीता जी, प्रेशर में तो मैं किसी के बाप के नहीं आता हूँ ना प्रेशर में आता हूँ ना डरता हूँ। प्रेशर में अपन सिर्फ डरते महादेव से, ईश्वर से, बाकी प्रेशर में मुझे कोई नहीं ला सकता। ज्याला आम्ही ऑपरेशन लोटस म्हणतो, त्या सगळ्या ऑपरेशन लोटसमध्ये तुमचा सहभाग राहिलेला आहे. तुम्ही शिंदेंना गुवाहाटी सुरतला नेण्याच्या प्लॅनमध्ये अगदी सुरुवातीपासून होते. तुम्हाला अगदी पहिलेपासून माहिती होतं की काय होणार आहे. आता महापालिकेच्या निवडणुका झाल्या आणि आत्ताही शिंदे एका हॉटेलमध्ये आपल्या आमदारांबरोबर, आपल्या नगरसेवकांबरोबर आहे. आत्ता त्यांना कशाची भीती वाटते? काही नवीन ऑपरेशन लोटस आहे का? नहीं, देखिए ऐसा है कि कोई विषय में, मैं आपको बोला मैं झूठ बोलता नहीं हूँ, तो कोई विषय में देखिए मैं उत्तर नहीं दे सकता हूँ। तो गुवाहाटी बहुत अच्छा था, सूरत बहुत अच्छा था, गोवा बहुत अच्छा था। हाँ। और काफ़ी अच्छे समय उस समय शिंदे साहब और आमदार को एक साथ वहाँ पे हमने 15 दिन बिताए, और वो जिंदगी के एक अच्छे पल थे। काय डोंगर काय झाड़ी तो वो थे, वो विषय आई गई, बात गई, हो गई पूरी। लेकिन अभी का जो विषय है वो ऐसा नहीं है जो मीडिया चला रही है, मुझे लगता है ऐसा कोई विषय नहीं है। नॉर्मल उन्होंने कोई ऐसा कोई ऑपरेशन लोटस ऐसा कुछ है नहीं, ना किसी को कोई ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है। वो उनके पार्टी का विषय, उनके पार्टी का मैटर है। उन्होंने कोई स्ट्रेटेजिकल डिसाइड किया होगा कि किस तरह से उनको अपने कॉरपोरेटर्स को ट्रेनिंग का जो मैं कल उनका देख रहा था कि शायद उनको ट्रेनिंग की बात उन्होंने की पूरा, या कोई चर्चा करनी होगी। तो ये नॉर्मल विषय है और इसको ज़्यादा कोई हाइप देने की ज़रूरत नहीं है। और जितना अच्छा मैंडेट पूरे महाराष्ट्र ने दिया है, और मुझे लगता है आने वाले समय में महायुति के मेयर सब 25 एक जगह बनेंगे। बरेच तुमच्यावरचे आरोप जे आत्ता आपण डिस्कस केले ते सगळे राजकीय आहे, पण एक गंभीर आरोप तुमच्यावर होत असतो, तो त्याला राजकीय म्हणायचं का मला माहिती नाही, पण तो SRAच्या बाबतीतला आहे. त्यात एक राजकारणी आहेत वर्षा गायकवाड, पण त्यांचं सातत्यानं त्यांचा हा आरोप राहिलेला आहे की सगळ्या ज्या मलाईदार स्कीम्स आहेत SRAच्या त्या तुम्हालाच मिळतात, आणि त्या तुम्हाला मिळाव्या ह्यासाठी सगळे नियम धाब्यावर बसवले जातात, आणि हे फक्त होतं कारण तुम्ही सरकारच्या जवळ आहात, सत्ता पक्षाबरोबर आहात. देखिए वर्षा गायकवाड़ जी, मुझे लगता है कि उनके पिताजी के समय से वो पॉलिटिक्स के अंदर हैं, और फादर उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो आमदार थी, अभी खासदार हैं।
तो धारावी से बड़ी तो कोई SRA स्कीम महाराष्ट्र में इस एशिया या वर्ल्ड में नहीं है, विश्व में नहीं है, सबसे बड़ी स्कीम है और वो वहीं से चुन के आती हैं। कोई भी SRA स्कीम कभी भी डायरेक्ट कोई भी गवर्नमेंट किसी को अलॉट करती नहीं है, ये उनको भी पता है पूरा, और ये पूरा महाराष्ट्र का नियम है। SRA स्कीम कभी भी सरकार किसी को भी अलॉट नहीं करती है। कोई भी आप SRA की स्कीम में जाएंगे, पहले आपको वहाँ पे सोसाइटी के साथ, टेनेंट के साथ कंसेंट करना पड़ता है। कंसेंट करने के बाद GBR होता है। GBR के बाद लोग आपके साथ आने चाहिए, आपको वो विकासक के रूप में एक्सेप्ट करने चाहिए। आप उसका सबमिशन SRA में करते हैं, उसके बाद एनेक्शर होता है। एनेक्शर के बाद आपका सबमिशन के बाद एनेक्शर 3 होता है, 2 होता है। उसके बाद आप वहाँ पे रेंट जमा करेंगे, फिर आपको LOI इशू होगा, आप रेंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सबको खाली करेंगे, रिहैब की बिल्डिंग बनाएंगे। रिहैब की बिल्डिंग बनाएंगे तो साइमल्टेनियसली सेल की बिल्डिंग बनेगी। उतने में आपको एनवायरनमेंट की परमिशन, फायर की परमिशन, अनेक अलग अलग डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। ये एक 10 साल 15 साल की पूरी एक चक्र है, तो जाके कोई भी SRA का प्रोजेक्ट होता है। इसमें दुख इन लोग को SRA के प्रोजेक्ट का नहीं है, इसमें दुख किसी और चीज़ का है। मुंबई के अंदर आज जिस तरह से झुग्गर झोपड़ियाँ पिछले 25 साल के अंदर बढ़ी हैं, ये कोई एरिया में एक ही सामूहिक समाज के लोग रहते हैं पूरा। तो ये जो भी विरोध था वो एक प्रोजेक्ट को लेकर था। मैं खुल के आपको उसका बताऊं, खुल के बताऊंगा पूरी उसकी बात। अभी इनके जो आरोप मेरे ऊपर है कि मुझे दिए गए, तो देखिए इन्होंने मेरे पे इतने आरोप लगाए। कभी किसी स्लम वाले ने आके बोला मुझे रेंट नहीं मिला, किसी घर वाले ने आके बोला मुझे फ्लैट नहीं मिला, किसी प्रोजेक्ट रिलेटेड आके बोला कि मुझे परेशान किया, किसी ने भी नहीं। नेता का पेट क्यों दुख रहा है? वो इसलिए दुख रहा है क्योंकि उसको विकास चाहिए नहीं। ये लोग एंटी डेवलपमेंट लोग हैं। आज वर्ली में एक स्कीम थी जो हमारी कंपनी ने ली थी और 15 साल से वो स्कीम बंद पड़ी थी। उसमें 850 मराठी परिवार के लोग थे। कोविड में 27 परिवार में लोग एक्सपायर हो गए। वो बिल्डर ने उनको छोड़ दिया, 5 साल से रेंट नहीं दिया। हम लोगों ने वो स्कीम टेक ओवर करके सबके पुराने रेंट दिए, उनको नए रेंट दिए। रिकॉर्ड 11 महीने के अंदर 41 स्टोरी की स्लम की बिल्डिंग कंप्लीट करके उनको चाबी दी और पूरे घर फर्निश दिए। देखिए SRA प्रोजेक्ट एक सोशल सर्विस भी है, वो सिर्फ एक कोई डेवलपमेंट और कोई वो बिजनेस मॉडल नहीं है। मुंबई में SRA के अंदर आप जाके उनकी कंडीशन देखेंगे किस तरह से वो रह रहे हैं। और आफ्टर कोविड क्या हुआ, उनको भी डेवलपमेंट चाहिए, उनको भी पक्का मकान चाहिए, उनको अपने घर के अंदर एक स्वस्थ टॉयलेट चाहिए, क्योंकि उनकी भी आज फैमिली बढ़ गई, इश्यूज होते हैं पूरा। लेकिन ये जो पुराने हमारे राजनेता हैं वो SRA के डेवलपमेंट को होने नहीं देते। उनको लगता है कि यहाँ पर जब सेल की बिल्डिंग बनेगी तो उसमें जो लोग आएंगे तो उनका वोट बैंक चला जाएगा। तो उनके वोट बैंक के डर से वो डेवलपमेंट के विरोध में है। अब जिस तरह से पिछले, देखिए मेरी 2008 से मैं रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा हूँ। गोरेगांव में सबसे पहला प्रोजेक्ट मैंने किया, वहाँ से करते हुए आ रहा। तो कोई मैंने 2014 के बाद से रियल एस्टेट का बिजनेस चालू नहीं किया कि 2019 से मेरी कंपनी बनी कि 2022 से बनी। मैं 2008 से कर रहा हूँ पूरा, और ये 2026 है पूरा। अब ये बात सही है कि ईमानदारी से काम करो तो ईश्वर भी उसमें आपको सक्सेस देता है। और हमारी कंपनी काफ़ी अच्छी तरह से ईमानदारी से काम कर रही है और मुंबई में आज काफ़ी अच्छे कॉरपोरेट्स के साथ मेरा बिजनेस है पूरा। और SRA के अंदर जिस तरह से ये लोग आरोप लगाते हैं कि जुहू के अंदर वो बड़ी एक स्कीम है जुहू गली करके, उसके अंदर इन्होंने लैंड रिलेटेड मेरे पे काफ़ी आरोप लगाए कि ये स्कीम पूरी मेरे को मिल गई। अब उसमें दुख स्कीम का नहीं है, उसमें दुख ये है कि 25,000 फैमिलीज एक ही समाज की रहती है। आज अगर उस समाज के लोगों को पक्का मकान मिलेगा तो उनके वोट बैंक चले जाएंगे, तो उनको उनका घर नहीं मिलना चाहिए और वो उसी कंडीशन में रहने चाहिए। दुख इस बात का है। तो मैं स्पेसिफिक अभी क्या किसी समाज के बारे में बोलूँगा तो वो भी ठीक नहीं है पूरा। तो
आज अगर मेरा ऐसा मानना है कि 25,000 घरों के अंदर कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके पेपर्स नहीं थे, बाद में मालूम पड़ता है इसमें थोड़े से लोग बांग्लादेशी भी हैं, कुछ इसके अंदर एंटी सोशल लोग भी हैं, कुछ वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो ड्रग्स रिलेटेड काम करते हैं पूरा। देखिए समाज में एसआरए के अंदर सिर्फ कोई बिल्डर कमाता नहीं है पूरा, इसके अंदर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी काम होते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं और वहाँ पे ऐसी गतिविधियाँ चलती हैं जो पूरे शहर के लिए ठीक नहीं होती है। तो वो उसका जब डेवलपमेंट होता है तो काफ़ी ऐसे इश्यूज भी होते हैं जो दिखते नहीं है, वो सॉर्ट आउट होते हैं। तो ये माध्यम से मैं सब बात नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसमें उनको काफ़ी पेट दुख रहा है, इसलिए उनको विरोध है। मैं राजनीति का आपका जो एंगल है वो अगर मान भी लूँ, क्योंकि हमने हमारे यहाँ कई सारी ऐसी चीज़ें देखी भी है, लेकिन क्या आप ये कहेंगे कि आप ही को बहुत प्रेफरेंस मिलता है? इस आरोप के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा मुझे कोई भी प्रेफरेंस नहीं मिला आज तक। मुझे तो ऐसा लगता है कि 2014 में चुनाव लड़के हारने के बाद जो मेरे सामने हारे थे उनको एमएलसी बनाया गया, राजन सिंह को। और काफ़ी लोग अभी जब मैं अध्यक्ष था तो काफ़ी लोग आगे आए, नए उनको पद मिले, सब मिले। तो ऐसा कोई प्रेफरेंस की बात नहीं है कि मुझे प्रेफरेंस मिला। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मेरे ऊपर मेरे पार्टी का विश्वास बहुत है और मेरे को मान सम्मान इज्जत बहुत मिलती है पार्टी के अंदर। और मेरे को हमेशा कभी भी सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी ऐसे कोई भी वक्त, जिस वक्त के अंदर संकट आया और उद्धव जी की सरकार जो 2.5 साल की थी, उन्होंने पूरे एक संजय पांडे करके मुंबई पुलिस कमिश्नर अपॉइंट किए कि कैसे वो मेरे को अरेस्ट करे फेक केसेस करके। आपका तुमचं घर पाडण्यासाठी सुद्धा मला वाटतं काही प्रयत्न झाले। वो भी एक इशू था। मेरे सब बिजनेस बंद किए, काम बंद कराए उन्होंने, मेरे घर तोड़ने का उन्होंने नोटिसेस दिए, पूरा प्रयास किया, मेरे ऊपर अटैक किया गया। 2005 से लेकर जब वैट था वहाँ से जांच चालू की उन्होंने, ईओडब्ल्यू के ऊपर, ईओडब्ल्यू में फेक केसेस किए, तलवार के ऊपर आर्म सेट का केस किया गया, एक्सटॉर्शन के केस किए गए। कोई अगर मुझसे मिल के जा रहा है तो उसको ज़बरदस्ती एक्सटॉर्शन के केस कराए गए। और पूरा एक क्राइम ब्रांच का यूनिट घूमता था कि हर पुलिस स्टेशन में कि कुछ ना कुछ केस फैब्रिकेट करके बनाओ। तो इस तरह के जितने प्रयास किए गए थे उस 2.5 साल के समय के अंदर, तो मेरी पार्टी, मेरे पीछे मेरे नेता एक हार्ड रॉक की तरह खड़े रहे। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बाल भी बाका नहीं हो पाया, उसके पीछे वो मेरी लीडरशिप और मेरी पार्टी थी। एवढं तुमच्या मागे लागले, म्हणजे आम्ही सुद्धा बघितलं काय काय घडलेलं आहे ते। तर तुमच्यावरचा हा जो फोकस आहे, जसं तुम्ही म्हणता तुम्ही आमदार नव्हते, तुमच्याकडे पक्षाचं असं कुठलं नेतेपद नव्हतं की ज्यामुळे तुमच्यावर अशा पद्धतीचा टार्गेट असावं, मग काय कारण होतं? तुम्ही प्रचंड आक्रमक होता त्यांच्या विरोधात म्हणून असं होत होतं का? काय नक्की कारण होतं? देखिए, उसमें विषय ऐसा हुआ कि जब इस चीज़ की शुरुआत 2020 में हुई तो जब ये सुशांत सिंह राजपूत और ये सब पेंगुइन, आदित्य ठाकरे सब जब इश्यूज चालू हुए, पूरे दिशा सालिन चालू हुए, उन्होंने भी अटैक सामने लीडर्स पे करना चालू किया। तो आप उस समय देखेंगे नितेश राणे, अमित साटम, किरीट सोमैया जी, नवनीत राणा, कंगना के घर पे तोड़ा गया, सब पे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने उस पिक्चर के अंदर मुझे भी जोड़ लिया। लेकिन कभी भी जब से वो लड़ाई चालू हुई, चालू होने के बाद कभी भी उसमें एग्जिट नहीं मिला, वो बढ़ती गई। और हर एक लेवल जैसे बढ़ता गया, वो लेवल पे उनकी डिफीट होती गई। वो डिफीट क्योंकि देखिए, आप जब भी किसी पे आरोप लगा रहे हैं तो आरोप के पीछे आप पहले अभ्यास कीजिए, पेपर देखिए। झूठे पेपर बनाकर आप एक बार एफआईआर कर सकते हैं, लेकिन वो टिकेगी नहीं। आप उसको सोशल मीडिया में चला सकते हैं, लेकिन वो नैरेटिव टेम्परेरी नैरेटिव है। आप किसी को उसमें लॉन्ग टर्म परमानेंट बर्बाद नहीं कर सकते, आप शॉर्ट टर्म के लिए परेशान कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि महाविकास आघाड़ी जो सरकार थी, वो उनके पास अभ्यास नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी।
एक आदमी अगर उनके पास गया कि मेरे पास इसके बारे में ये डॉक्यूमेंट है, वो उसके ऊपर चालू हो जाते थे। कोई क्रेडिट जी के लिए लेके गया कि यहाँ पे इनका ये शिप के अंदर भ्रष्टाचार हुआ था, डब्बे के अंदर 76 करोड़ रुपए 80 करोड़ रुपए आए थे, तो कोई डब्बे में 80 करोड़ रुपए आते हैं क्या, उसके ऊपर केस कर दिए। कोई दरेकर का लेके गया, प्रवीण दरेकर का, कि महाराष्ट्र बैंक में 10,000 रुपये का फ्रॉड हुआ है, तो 10,000 रुपये के ऊपर उन्होंने केस कर दिया। तो नवनीत राणा के ऊपर उन्होंने हनुमान चालीसा बोलने कर दिया। ये लोगों ने इनकी पावर का दुरुपयोग कैसे कर सकते हैं, देखिए पावर का दुरुपयोग करना भी नहीं आया। मैं तो आपको स्पष्ट बताऊंगा कि उद्धव ठाकरे जी एक एक घंटा 2-2 घंटा बाद में हमको मालूम पड़ता था कि हम लोगों के ऊपर मीटिंग करते थे अधिकारियों को बुलाकर, और उनको टारगेट देते थे कि कैसे इनको अरेस्ट करना है। जैसे देवेंद्र जी के ऊपर टारगेट था कि संजय पांडे को लेके, रश्मि शुक्ला जी मैडम को लेके, पूर्व डीजीपी को लेके टारगेट देते थे, वैसे उन्होंने सेगमेंट बनाए हुए थे कि उस समय के जो म्यूनसिपल कमिश्नर थे, इसका घर अभी तक क्यों नहीं टूटा। 16 लाख रुपए का उन्होंने लॉयर रखा चिन्नॉय, उनको काउंसिल रखा था जो कोर्ट में जाके बीएमसी की तरफ से लड़ते थे हम लोग का घर तोड़ने के लिए और काम बंद करने के लिए। आज गवर्नमेंट का पैसा वो बर्बाद करते थे पॉलिटिकल विंडिक्टिव पूरा करने के लिए, उनका ईगो शांत करने के लिए। तो अगर आज ये बोलते ना, नक्कल के लिए भी अक्ल लगती है, बिना अक्ल के आप नकल भी नहीं कर सकते हो। तो पावर को भी इस्तेमाल करने के लिए आपको अक्ल की जरूरत होती है, उनके पास वो भी कमी थी। तो इशू ये था कि ईगो की लड़ाई लड़ रहे थे, ये लड़ाई लड़ने का भी ढंग इनको पता नहीं था। और कभी भी अगर किसी के शरीर के अंदर आज अगर 1000 नस है, तो कौन सी नस दबानी चाहिए जिसमें उसको दुखे, जब आपको यही नहीं पता है। और ये हमारा पैर दबा रहे तो हमको वो फुट मसाज लग रही थी, हाथ दबा रहे हैंड मसाज लग रही थी। तो गलती इनकी है कि इनको लड़ना आता ही नहीं था, क्योंकि इनको सिर्फ ईगो हाई ऑन ईगो ये जीवन अपना जीते हैं कि हमने जो बोल दिया वही सबको फॉलो करना है। तो वही नतीजा इनको आज मिल रहा है। जैसे दोनों भाई साथ में आए, इनको लगा कि महाराष्ट्र में जलजला हो जाएगा, लोग सब रोड पे निकल जाएंगे पूरा। तो आज भी ये इस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं आ पा रहे हैं कि आज की राजनीति और पहले की राजनीति बहुत अंतर है। स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे एक विचारों के ऊपर उन्होंने पार्टी की नींव रखी थी, हिंदुत्व के ऊपर। आप कांग्रेस के साथ चले गए, आज आप छोड़ के आ गए, आज आप अपनी आइडियोलॉजी बदल लिए, तो लोग देख रहे हैं, लोग बहुत माइन्यूट ऑब्जर्व करते हैं। और उनका जब उनको मौका मिलता है वोट देने का, तो वो अपना ताकत लोगों को बताते हैं। यही हुआ कि 2019 में भी 24 में भी लोकसभा में इन्होंने नैरेटिव जिस तरह से डाला, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो संविधान बदल देगी। लेकिन आज वो पूरा विधानसभा के अंदर वो नैरेटिव की जो लड़ाई होती है, जो पहले शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम समझ नहीं पाए थे, लेकिन जब हमारे नेताओं ने समझा कि ये किस तरह से नैरेटिव नीचे तक झूठा नैरेटिव फैलाया गया है, उसको काउंटर करने की जरूरत है। तो जब वो नैरेटिव की लड़ाई के अंदर भारतीय जनता पार्टी 2024 के अंदर विधानसभा में उन्होंने महायुति के अंदर नैरेटिव अपना ढंग से रखा, तो उसके रिजल्ट क्या थे आपने वो देखा। एकीकडे तुमच्यावर उद्धव ठाकरेंची नजर होती, तिथेच त्याच काळामध्ये तुमच्यावर ईडी CBIच्या पण मला वाटतं रेड झाल्या होत्या. खरं तर सरकार तुमचंच होतं वरती. कुठला हिशोब कोणाला सेटल करायचा होता? देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने मुझसे पूछा। देखिए मैं 2002 में मुंबई आया, 2005 से मैं अपना व्यापार और बिजनेस कर रहा हूँ। मैं आपको पूरा मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड, कभी मैंने इसमें कभी बात भी नहीं की, तो मुझे अच्छा ये मौके पे मुझे अपना विषय रखने का भी मौका मिला। 2005 में मैंने अपना खुद का बिजनेस चालू किया पार्टनरशिप के अंदर, और काफ़ी माँ मुंबा देवी की, सिद्धि विनायक जी के आशीर्वाद से, माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से बहुत अच्छा मेरे को जीवन के अंदर उपलब्धि मिली। मैं 2012 में इस देश का यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन का था, जो मैं 7 साल तक था। कभी कभी आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपको
उपलब्धि मिलती है, कभी कभी आपको फेलियर भी झेलना पड़ता है। हमारा एक बुलियन का बिजनेस था, एक डिवीजन, मेरा बुलियन का डिवीजन था, जिसके अंदर गवर्नमेंट की एक पॉलिसी, जब चिदम्बरम होम फाइनेंस मिनिस्टर थे 2012 में, तो वो एक पॉलिसी लेके आए कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो ड्यू टू गोल्ड इंपोर्ट है। गोल्ड इंपोर्ट को उस समय उन्होंने बैन कर दिया। वो गोल्ड इंपोर्ट को बैन करने के कारण मेरे कुछ कंपनीज के अंदर काफ़ी मुझे लॉस झेलना पड़ा। मेरा रियल एस्टेट का बिज़नेस था, हॉस्पिटैलिटी का बिज़नेस था, बुलियन का बिज़नेस था। तो वो अकाउंट जो मेरे बैंकिंग के अकाउंट थे वो मेरे कहीं कहीं इफ़ेक्ट हो गए। उसको हम लोगों ने 2016-2017 तक उसको सॉर्ट आउट किया। सॉर्ट आउट करने के बाद जो भी बैंक के ड्यूज थे हम लोगों ने पे ऑफ करके ख़त्म कर दिए। जब आदमी का जीवन के अंदर थोड़ा सा समय ऊपर नीचे होता है तो जितनी भी समस्याएं होती है एक साथ आती है। अभी कोई कोई विषय देखिए मैं बहुत खुल के बोल सकता हूँ, कोई कोई विषय देखिए मैं झूठ बोलने से अच्छा खुल के नहीं बोलूँ तो वही अच्छा है। तो ये सब चीज़ चालू हुई 2020 में, 2019 में नहीं हुई, 18 में नहीं हुई, 17 में नहीं हुई। ये विषय तो पहले ख़त्म हो चुका था। तो उस समय 2020 में एक एप्लीकेशन फाइल होती है कि किस तरह से कंपनी को लोन मिला था और किस तरह से कंपनी ने लोन वापस दे दिया, उसकी जांच होनी चाहिए। अच्छा। तो ठीक है, देखिए आप भारत के नागरिक हैं, आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में आपको सक्सेस भी मिलती है, बिजनेस में फेलियर भी होता है। और अगर कोई भी एजेंसी है, डिपार्टमेंट है, अगर उसकी कभी भी जांच करना चाहता है तो मुझे लगता है आप बहुत ओपन होने चाहिए। अगर आप सही हैं तो आप बाहर निकल जाएंगे, आप गलत हैं तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी। तो उसकी जांच हुई, उन्होंने उसकी इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब उनको लगा कि इसके अंदर सब सही है, ऐसा कुछ भी इसमें गलत नहीं हुआ था, उन्होंने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट डाल दी और वो केस बंद हो गया। अब सरकार अपनी होते हुए भी, तो मुझे तो लगता है ये अच्छी बात है कि जांच हुई। अगर आप उसको, यानी इसमें कोई और किसी और का हिसाब नहीं सेटल कर रहा था। अभी अगर आप उल्टा सोचिए तो सरकार होते हुए भी अगर मेरे पे इतना आशीर्वाद है, इतना प्यार है, सब कुछ है, उसके होते हुए भी अगर सरकार में भी मेरे कंपनी के ऊपर जांच करके मेरे को क्लीन चिट मिली तो ये अप्रिशिएबल बात है। इसके अंदर तो मतलब इसको किस वे में आप लेना चाहते हो उस वे में ले लीजिए पूरा। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भी था हमने उसका सपोर्ट किया, कंपनी के अंदर उसका सहयोग किया, सहयोग करके क्लीन चिट मिल के बाहर निकल गई। अब कुछ लोग आज तक उसके अंदर न्यूज़ चलाते हैं, उसके अंदर ट्रोल करते हैं, वो उनका पार्ट है, उनको उससे पब्लिसिटी मिलती है। और मेरा ऐसा मानना है दिस इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस, पार्ट ऑफ लाइफ। क्या पता आगे आगे भी क्या हो। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं। अगर इस देश के अंदर आप बिजनेस कर रहे हैं तो देखिए जीएसटी है, इनकम टैक्स है, अलग अलग पीपीएफ है, अलग अलग कंप्लायंस है, एजेंसीज है। वो कभी भी उनको कुछ भी लगेगा बिजनेसमैन से पूछेंगी ना, आज वो दूसरे से तो बात करेंगी नहीं। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी में 2012 में आया। जब मैं 2014 में कंटेस्ट किया तब मैंने मेरी पूरी नेटवर्थ 353 करोड़ उस समय घोषित की थी। उस समय मैं सेकंड रिचेस्ट कैंडिडेट था महाराष्ट्र का इलेक्शन का। तो ऐसा भी नहीं है कि मेरा बैकग्राउंड पार्टी में पॉलिटिक्स में आने से पहले बिजनेसमैन का नहीं था। मेरा बैकग्राउंड पार्टी में आने से पहले, एक्टिव पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले भी एक बिजनेसमैन का था। लेकिन सहिता जी मेन इशू कैसे है ना कि थोड़ा हमारी कंट्री में एक थोड़ा सा और एक 10 साल लगेंगे कैपिटलिस्ट लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए। एक 10 साल की इस बात की देरी है। हम लोग अभी 10 साल इससे पीछे चल रहे हैं कि हम लोग पॉलिटिक्स के अंदर कैपिटलिस्ट आदमी को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन मेरा एक प्रश्न हमेशा रहता है, मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर देश के अंदर लोग सिटीज़न है वो सरकार से क्या चाहते हैं। वो सरकार से चाहते हैं कि उनको बिजनेस करने का एक अच्छा माहौल मिले, उनकी पर्सनल लेवल पे ग्रोथ हो, छोटे वर्ग का आदमी लाइफ में आगे बढ़े, उनको अच्छी नौकरी मिले, गांव में सड़क बने, पीने का पानी मिले, बिजली मिले और इंडस्ट्री लगे, हर शहर में इंडस्ट्री लगे
अपॉर्चुनिटी मिले, जहाँ पे शहर का ग्रोथ हो, गांव का ग्रोथ हो, रेलवे स्टेशन आए, एयरपोर्ट आए, इंफ्रास्ट्रक्चर बने। अगर किसी के पास इस चीज़ का विजन ही नहीं है तो कैसे कर पाएगा? हम अगर पॉलिटिक्स सिर्फ जातिवाद और भाषावाद में उलझकर विजनरी लीडर को घर पे बिठा दें और इसमें ही उलझे रहेंगे तो इस देश को आगे हम कैसे लेके जा पाएंगे? तो एक 10 साल 15 साल की इसके अंदर थोड़ी सी और देरी है, मेरा ऐसा मानना है। अभी काफ़ी जो अभी यूथ यंग हैं, आज जिस तरह से देवेंद्र जी का विजन को पूरे महाराष्ट्र में नहीं, मैं काफ़ी स्टेट्स में दूसरे लोगों से भी बात करता हूँ, बिजनेसमैन से भी बात करता हूँ, आज महाराष्ट्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है तो वो विजनरी लीडर है तभी वो आज दे पा रहे हैं ना। वरना आज कोस्टल रोड को देखकर कभी किसने स्वप्न किया था कि मुंबई में भी ऐसी रोड हो सकती है, ऐसे मेट्रो बन सकते हैं, मुंबई शहर में 2 एयरपोर्ट हो सकते हैं, तीसरे की आप एक नई कल्पना कर रहे हो, तीसरे एयरपोर्ट के इतने टनल्स, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, मुंबई में 3 डैम, डिसैलिनेशन, समुंदर से पानी बनाने के लिए भी आप मनोरी वर्सोवा में कर रहे हैं, आप गारगई, शेलार, पोईसर डैम। आज जिस तरह से मुंबई की रियल एस्टेट का काम चल रहा है तो आने वाले समय में पॉपुलेशन बढ़ेगी। आज वहाँ पे एसटीपी के काम चल रहे हैं पूरे मुंबई में, वो भी नेक्स्ट ईयर 2 साल के अंदर कंप्लीट होने को आएंगे पूरे। आज राउंड द मुंबई में टनल्स के काम चल रहे हैं कि कैसे आप ट्रैफिक को आप डाइवर्ट कर सकते हैं पूरा। तो अगर लीडर के पास विजन ही नहीं है और उसके पास एक्सपोजर ही नहीं है तो वो लोगों की समस्या कैसे समझेगा? तो ये थोड़ा सा एक, मुझे ऐसा लगता है कि एक फेज़ है, एक 10 साल का, ये जैसे बीतेगा, नए लीडर्स जब आगे आएंगे, यूथ आएंगे, यंगस्टर्स आगे आएंगे तो वो समझेंगे और इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे। मी तुमच्या बिझनेस विजनकडे येणारच आहे, मला त्यालाही घेऊन काही प्रश्न आहेत, पण त्याच्या आधी अजून एक गंभीर प्रश्न आहे तुमच्या SRAच्या उद्योगाशी संबंधित, आणि तो म्हणजे बाबा सिद्दीकी यांची झालेली जी हत्या आहे ती, त्याच्यामध्ये झीशान सिद्दीकींनी तुमचं नाव घेतलं, कसं, काय तुमचा रोल आहे? देखिए, अभी मैं तो इसमें सच बोलूँगा और एकदम बेबाक सच बोलूँगा। मैं उनकी मृत्यु हुई शायद मेरे थे सितंबर या अगस्त, मुझे डेट याद नहीं है। मैं मेरे घर पे नीचे फर्स्ट फ्लोर पे बैठा था और शाम को 6:30 बजे बाबा सिद्दीकी जी का मुझे फ़ोन आया। और मेरे बाबा भाई के बहुत अच्छे संबंध थे और अभी से नहीं, 15 साल से, मैं बैंड्रा में रहता हूँ 10 साल से, तब से बहुत अच्छे थे और पहले से उनको मैं जानता हूँ क्योंकि वो भी बिहार से उनका नेटिव गाँव है, मैं भी यूपी से हूँ। तो कहीं ना कहीं आपके कॉर्डियल रिलेशनशिप होते ही हैं। और बाबा सिद्दीकी जी के सबसे रिश्ते बहुत अच्छे थे। मुझे फ़ोन किया, मुझे बेटा बोलते थे, अरे बेटा कहाँ है तू? मैं कहा बाबा भाई मैं घर पे बैठा हूँ, मुझे तू मिल। मैं कहा मिलता हूँ, कब मिलेगा? मैंने कहा 1-2 दिन के अंदर। आप बोलो मिलते हैं, तो बोले अपन बुधवार को मिलेंगे। मैंने कहा बुधवार को मिलेंगे। तो एक बात उन्होंने और बोली, पर अभी इलेक्शन आने वाला है तो जीशान को मदद करेगा ना? मैं कहा एकदम करूँगा, अपना भाई है बाबा भाई, कोई टेंशन नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि कोविड में मैंने जीशान को बहुत ही करीबी से देखा। जिस तरह से बाबा सिद्दीकी जी ने और जीशान ने कोविड में अनाज डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर पीपीए किट्स डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर, इतना मुंबई में किसी आमदार ने नहीं किया जितना उन लोगों ने किया। और ये मुझे लगता है ये ऑन द रिकॉर्ड है और ये बहुत अप्रिशिएबल काम है कि जो उन्होंने किया। और मैंने बहुत बार ट्विटर पे उसको अप्रिशिएट भी किया, जबकि वो कांग्रेस में था, लेकिन जो वो सच है वो सच है पूरा। तो बात हो गई, तो फिर मैं घर पे ऊपर 5 माले पे आके बैठा, टीवी चालू किया तो देखा बाबा सिद्दीकी शॉट डेड। मेरे को एकदम शॉक लगा। मैंने कहा अभी तो मैंने इनसे बात की थी। फिर मैंने आशीष जी को फ़ोन किया, मैं और आशीष जी 8 सवा 8 बजे हम लोग हॉस्पिटल के लीलावती गए। वहाँ पे हम लोग 2 घंटा थे पूरा, तब तक मालूम पड़ा कि उनकी मृत्यु हो चुकी है पूरा। फिर उनका इंतकाल में हम लोग गए पूरा और सब कुछ ठीक था। फिर 2 महीने बाद इलेक्शन आ गए। जीशान का मुझे फ़ोन भी आया इलेक्शन के लिए। इलेक्शन के अंदर पॉलिटिकल जिस तरह से, क्योंकि महायुति का कैंडिडेट था जीशान, पॉलिटिक्स में जो हम लोग को पॉलिटिकल उसके मदद करनी थी, वहाँ पे नीचे मैन पावर की जैसा करना था पूरा जीशान को हमने मदद भी की, पूरा सब कुछ किया।
सब कुछ नॉर्मल था। एक दिन सडनली अभी पीछे पता चलता है कि जीशान सिद्दीकी ने कोर्ट में एफिडेविट डाला है और ऐसा एक स्टेटमेंट दिया है कि लास्ट कॉल मेरे साथ बात हुई थी, और बात होने के बाद वहाँ पे जो शूटर थे वो शूटर्स को मैंने बताया होगा कि लोकेशन, कि वो यहाँ पे लोकेशन है, तो और वहाँ पे जाके उनका फिर इसमें इसकी जांच होनी चाहिए। तो मेरा तो सिंपल प्रश्न है, मुझे फ़ोन किसने किया था? मैंने तो बाबा सिद्दीकी को फ़ोन किया नहीं था, मेरे को तो इनकमिंग है। तो मैं इनकमिंग, वो भी 6 महीने बाद इनकमिंग थी उनकी, 6 महीने से बात भी नहीं हुई थी, तो मेरे मोबाइल पे तो इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है। तो मैं कैसे शूटर को बताऊंगा इनकमिंग कॉल आने के बाद? लॉजिकली नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या होता है कि अभी सरिता जी की पब्लिसिटी के लिए ना कोई भी स्टंट पे आदमी चला जाता है कि शॉर्ट टर्म पब्लिसिटी, ये सब स्टंट करके कोई शॉर्ट टर्म पब्लिसिटी मिलेगी या पॉलिटिकल कैरियर रिवाइव हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि अभी थोड़ी सी इमेच्योरिटी है, और कहीं ना कहीं तुमचं कधी बोलणं झालं का झीशानशी त्याच्यानंतर या नहीं, इलेक्शन में बातचीत थी ना, पण त्यांनी त्याच्यानंतर हे केलंय ना अब उसके अभी क्या उससे 2 महीने पहले की बात है। मैंने बात नहीं की फिर। मेरे को ये लगा कि उनके भी पिताजी ऊपर से देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये बेटा क्या कर रहा है मेरा। तो मैंने भी कोई मेरे बात करने की मैंने ऐसा ना कभी उसका आगे सोचा, ना कभी मैंने इच्छा प्रकट की। कोर्ट में गया जब जिसके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं है, सच्चाई नहीं है, तो उसमें क्या कर सकते हैं। और मेरा तो कैसा है ना सरिता जी की, लोग आरोप करते रहते हैं और अपनी मुंह की खुद ही खाते हैं। तो इस सीरीज ऑफ आरोप मेरे ऊपर आप देखेंगे ना, 2019 से लेकर आज तक इतने आरोप 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 केसेस देखते गए, लगते गए, एक भी सिद्ध नहीं हुआ, नॉट अ सिंगल। क्यों? क्योंकि इसमें कोई सब्सटेंस ही नहीं है पूरा। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हिडन, आप बोल सकते हैं ना, एकदम पीछे से मिस्टर इंडिया की तरह हिडन है। वो कुछ चीजों को ड्राइव करते हैं, लेकिन वो ड्राइव कर नहीं पा रहे हैं। ये फ्रस्ट्रेशन की निशानी है। मला नेहमीच कुतूहल वाटतं, आणि मला वाटतं महाराष्ट्राला तुमच्याबद्दल एका गोष्टीबद्दल खूप कुतूहल आहे की कधीतरी 2002मध्ये एक तरुण मुलगा UPमधनं मुंबईला येतो. बिझनेसचा बॅकग्राऊंड जरी असला तरी एवढा मोठं एक एम्पायर स्वतःचं इथे तो एस्टॅब्लिश करू शकतो. नुसतंच धंदा नाही तर सोशली पॉलिटिकली स्वतःला इतकं रेलेवंट तो करू शकतो. आणि मुंबई शहर जे एवढं मोठं आहे, त्या मुंबईमध्ये अगदी टॉपच्या मूवर्स अँड शेकर्समधलं एक तो बनतो. हे कसं करता तुम्ही? हे कसं केलं? हे सगळ्यांना ऐकायचं आहे. देखिए, आप अगर मुझसे आप सही में पूछेंगी ना, तो मैं आपको बताऊंगा मुझे भी नहीं पता। क्योंकि मैं बोलूँ मैंने किया तो ये मुझे लगता है ये कोई घमंड की बात होगी। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जीवन के अंदर 9 ग्रह 12 राशि, आप किस अवस्था में कहाँ पैदा होंगे, लड़के होंगे लड़की होंगे, स्वस्थ होंगे अस्वस्थ होंगे, किस खानदान में पैदा होंगे, किस माँ की कोख में पैदा होंगे, आपके हाथ में नहीं है। तो मैंने तो जीवन में कभी मुंबई आना मेरे स्वप्न में नहीं था। मैं तो आज भी याद है कि 30 जून की बात है, मैं पिताजी के साथ था, बैठा था। तो मैं दिल्ली हम सब बनारस में थे कि हम लोग दिल्ली जाएंगे, पढ़े लिखेंगे, काम करेंगे, क्योंकि दिल्ली से 12 घंटे की ट्रेन में आप बनारस से पहुँचते थे। तो 1 तारीख को वो सोचे नहीं अपन मुंबई चलेंगे। मैंने कहा मुंबई चलेंगे। तो हम लोग निकले 4 तारीख को, 4 जुलाई 2002 को 6-7 लोग मुंबई आए। फिर हम लोगों ने कॉलेज में एडमिशन के लिए डाला। कॉलेज तो जाना हुआ ही नहीं। तो क्योंकि मुंबई जब आए तो आदमी की अलग एक विचार से आता, जब देखता है यहाँ पे कि डे टू डे लाइफ के अंदर काम भी करना पड़ेगा सर्वाइवल के लिए, तो किधर फिर ये बात एकदम सही है। इसमें मैं को आपको बताना चाहूँगा कि फर्स्ट डे से मुंबई आने के बाद, इस धरती पे कदम रखने के बाद,
मेरा माइंडसेट एकदम चेंज हो गया कि शायद 17 साल की उम्र में मैं जब 4 तारीख तक थोड़ा बचपना था या मैं बच्चा बुद्धि का था, तो मैं सडनली एक जवाबदार की तरह मेरा माइंडसेट चेंज हो गया कि मुझे कुछ करना है, तो काम सीखना, नौकरी करना। तो मैं 4-5 जगह मैंने नौकरी की, काम सीखा, क्योंकि मुंबई में देखिए जल्दी आपको बोलते हैं ना कि पैर रखने की जगह मिलती नहीं है। लेकिन मेरा ना बहुत ही इसके अंदर एक उल्टा मानना है। मुझे मेरा ऐसा मानना है कि मुंबई ऐसा अकेला शहर है कि जहाँ पे अगर आप ईमानदारी से कोई भी काम करना चाहो, यहाँ पे लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए ही बैठे हैं। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी में लोग एक दूसरे को हेल्प करके आगे बढ़ाने के लिए बैठे हैं। यहाँ पर लोग एक दूसरे से, ठीक है, ईर्ष्या, जलन वो एक अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास सपना है, उसको साकार करने के लिए लोग बैठे हैं आपकी मदद करने के लिए। आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए, आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, उसके साथ साथ ना संघर्ष करने की ताकत होनी चाहिए। ये शहर आपको, पर क्या आपने इतना बड़ा सपना देखा था? और ये शहर आपको जरूरी नहीं कि एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा, लेकिन आपके अंदर वो लहरों से जूझने की ताकत चाहिए। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार हो सकता है रिजेक्शन होगा, आपका फेलियर होगा, लेकिन अगर आपके अंदर, आपको विश्वास है, आपके अंदर सहन शक्ति है, हिम्मत है, आपके पास आपका थॉट प्रोसेस क्लियर है, तो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि ये बहुत ही एक पूरे विश्व में ये एक सबसे एक अनोखा शहर है। ये आपको दुबई नहीं हो सकता, लंदन नहीं हो सकता, बनारस नहीं हो सकता, दिल्ली नहीं हो सकता, ये यहीं हो सकता है। कि यहीं पे एक इलाहाबाद का लड़का अमिताभ बच्चन बन सकता है, दिल्ली का कोई शाहरुख खान बन सकता है, यहीं पे आदमी कोई अंबानी बन सकता है, यहीं पे कोई बिरला जी तो चलिए पुरानी एक उनकी विरासत सी, लेकिन कितने नए बिजनेसमैन आए हमारे जवेरी बाजार में, मैंने देखे नए बिल्डर्स देखे। आप मुंबई में देखिए, विक्की ओबरॉय देखिए, कितने बिल्डर्स देखिए, कितने आप इंस्टीट्यूशंस देखिए, कितने लोग देखिए, ये मुंबई में पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए आपको आपके काम के प्रति ईमानदारी चाहिए। अब जो आपका प्रश्न है ना कि कभी सोचा था इतना बड़ा या ऐसा कुछ हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है ना, यहाँ पर बड़े और छोटे की बात नहीं है, यहाँ पर स्काई इज द लिमिट है। जो स्काई इज द लिमिट है ना, वो मुंबई के लिए बना वर्ड, ये किसी और शहर के लिए नहीं बना है। यहाँ पे स्काई इज द लिमिट ये इस शहर के लिए बना है। और जिसने अगर कभी भी ऐसा बोला कि मैंने सोचा था कि मैं यहाँ जाऊंगा, उससे बड़ा झूठा इंसान कोई है ही नहीं यहाँ पर। ये कभी आप सोच ही नहीं सकते हो। तो इसीलिए जो 9 ग्रह 12 राशि, मैंने आपको शुरुआत में बोला कि आदमी कहाँ पैदा होगा, कब पैदा होगा, वो लिखा हुआ है कि मेरे को मुंबई आना था, मैंने सोचा नहीं था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा करूंगा। नथिंग इज प्लान्ड। ईश्वर आपको जो दिन दिखाता है। और मेरा ऐसा मानना है, आज की अब जिस तरह के समय चल रहा है, बहुत लोग जो प्लानिंग करते हैं वो अनसक्सेसफुल होती है। रोज एक नई चुनौती है, रोज एक नई अपॉर्चुनिटी है। आपको सुबह उठ के चुनौती से लड़ना है और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। हम क्या करते हैं, हम से सॉरी लड़ने लगते हैं चुनौतियों से नहीं, और अपॉर्चुनिटी छोड़ देते हैं। मैं ऐसा वर्ड यूज किया, इसके लिए सॉरी बोलता हूँ। लेकिन रोज आपको आप भी देखेंगे, आपको भी कहीं ना कहीं एज आपकी इंडस्ट्री में भी नई अपॉर्चुनिटी आएंगी, नए शोज आएंगे, नया करना चाहिए, और वहीं पे कहीं ना कोई चुनौतियां भी आएंगी पूरा। तो ये एक हर इंडस्ट्री में है। फिर ग्रोथ का क्या है, आप ईमानदारी से रहो, स्काई इज द लिमिट। जिस तरह से 2014 के बाद इकोनॉमी बढ़ रही है, आज आप देखिए एंटरप्रेन्योर्स देखिए, नए नए आईटी कंपनीज देखिए, कहाँ से कहाँ चले गए। तो सक्सेस की ना कोई पैरामीटर नहीं है। देखिए मेरा क्या थोड़ा थॉट प्रोसेस अलग रहता है। मेरा मानना है कि देखिए सक्सेस का कोई पैरामीटर नहीं है। ये कोई भी बुक में नहीं लिखा है कि
सुबह उठकर 10 बजे ही ऑफिस जाना है और शाम को 5 बजे ही घर पे आना है। ये किधर लिखा नहीं है। ये तो एक सिस्टम बना हुआ है कि 10 बजे जाना है और आना है। तो आपको कैसा वर्किंग करना है, यू हैव टू वर्क हार्ड और यू हैव टू वर्क स्मार्ट। ये आपको डिफाइन करना है कि आपको किस तरह से काम करना है पूरा। ये सब नियम कानून जो हमने बनाए हुए हैं, या आप आपके हिसाब से आपका बिजनेस मॉडल बनाते हो, आप आपके हिसाब से आपका एक दिनचर्या बनाते हो, आपका एक अपनी अप्रोच रखते हो टुवर्ड्स लाइफ। आप कैसे लाइफ को बैलेंस करते हो, कैसे आप फैमिली लाइफ को, आप कैसे पॉलिटिकल लाइफ को, सोशल लाइफ को आप कैसे बैलेंस करते हो, बिजनेस को कैसे बैलेंस करते हो, अपने साथ लोगों को कैसे बैलेंस करते हो। ये सब आपको लाइफ के साथ सीखने को मिलता है। जैसे जैसे ग्रोथ होती है आप उस चीज़ से सीखते हो, गलतियों को आप सीखते हो, और हमेशा गलती करके भी नहीं सीख सकते हो, दूसरों की गलतियों से सीखते हो। तो ये एक लाइफ है जिसमें आदमी सीखता है और सीख के आगे बढ़ता है पूरा। आपके हर 2 वाक्य के बाद में महादेव शब्द है जी। और आपके हाथ के ऊपर भी ओम है। भगवान में विश्वास आपका बहुत ज़्यादा दिखता है। जी, देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ईश्वर एक ऐसी शक्ति है जो पूरे संसार को चला रही है। अगर भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, महादेव नहीं है, तो इस संसार के अंदर जो आज जिस तरह से संसार चल रहा है वो चलता ही नहीं पूरा। तो बहुत ही ईश्वर ने ब्यूटीफुली, बहुत ही सोच समझ के संसार बनाया है पूरा। विभिन्न तरह के लोग बनाए, उनकी विचार बनाए। एक माँ की कोख से 2 बच्चे पैदा होते हैं, दोनों अलग सोचते हैं। 2 भाई पैदा होते हैं, दोनों की अलग तरह की सोच होती है। क्यों ऐसा? देखिए, ईश्वर ने बनाया है। तो आज किसी को काला बनाया, किसी को गोरा बनाया, किसी को लंबा बनाया, किसी को नाटा बनाया, किसी को स्वस्थ बनाया, किसी को अस्वस्थ बनाया, किसी को बुद्धिहीन बनाया, किसी को मंद बुद्धि बनाया, किसी को बहुत ही अक्लमंद होशियार बनाया। कोई बचपन से ही बहुत एथलीट और स्पोर्ट्समैन होता है, कोई अपंग पैदा होता है। उसके तो हाथ में नहीं था अपंग पैदा होना, उसके हाथ में तो नहीं था कि बहुत अच्छी आवाज़ लेके पैदा होता, कि बहुत बड़ा गीतकार संगीतकार बनता। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट पैदा होते हैं, बच्चे बहुत मंद बुद्धि पैदा होते हैं, उसके तो हाथ में नहीं था ना। तो संसार का बैलेंस रहे, एक दूसरे को किसको दिया है ज़्यादा, किसको कम, उसको उसके प्रति जो ज़्यादा मिला है, जो उसके हाथ में नहीं था, गॉड गिफ्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं भाई ये तो लेके पैदा हुआ है, उसको उसका ग्रेटफुल होना चाहिए, ईश्वर के प्रति थैंकफुल होना चाहिए। और जिसको नहीं मिला है उसका क्या कसूर था। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से आज मेरे को जो स्वप्न मेरे कभी जीवन में भी मैंने सोचा नहीं था, उस तरह से अगर मेरे को आज चाहे कठिनाई आई, मैं बाहर निकला, चाहे मुझे मान सम्मान इज्जत या जो प्रतिष्ठा या जो भी व्यापार के अंदर समाज के अंदर मिला, ये कहीं ना कहीं मेरे को ईश्वर का आशीर्वाद है। तो ये आप जब छोटे थे तब से आपका इतना विश्वास है? मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि हम आए तो 6 लोग थे साथ में, 5 वापस चले गए, मैं अकेला रह गया। अच्छा। हम आए तो 6 लोग थे, उसी दिन आए थे, उसी ट्रेन से आए थे। वो 5 वापस चले गए बनारस, मैं बॉम्बे रह गया। उन्होंने कॉलेज की? उन्होंने कॉलेज किया। तो वापस चले गए। मैं 12th पास रह गया। किसी ने MBA किया, किसी ने आगे PhD किया, कोई इंजीनियर बना, मैं वहीं का वहीं रह गया। तो कहीं ना कहीं हर आदमी को ये ईश्वर की डेस्टिनी होती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक आप उसको राम का नाम दो, कोई विष्णु को मानता है, कोई कृष्णा को भी मानता है, कोई माता जी को मानता है, कोई तिरुपति को मानता है, ये आपके ऊपर है। तो मेरा ऐसा लगता है कि एक ऐसी शक्ति है जो आपको ड्राइव कर रही है, वरना आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो ये जिंदगी के अनुभवों ने आपको भगवान के करीब लाया? हाँ, आप मान सकते हैं ऐसा। आप ऐसा बोल सकते हैं कि, लेकिन बाय बर्थ हम लोग बनारस से आते हैं। तो बनारस में देखिए कल्चर भी है, मंदिरों का कल्चर है, पूजा पाठ का कल्चर है, कहीं ना कहीं वो एक ब्लड के अंदर भी है, पैदा होने से DNA के अंदर भी है। और एक जीवन जैसे जैसे आगे बढ़ता है, उम्र होती है, एक्सपीरियंस से भी आपको लगता है कि
एक शक्ति है जो आपको ड्राइव कर रही है, बाकी तो क्या है, बाकी मैं और हम में तो जीवन निकल जाता है। मैंने ये किया, मैं तो कुछ है ही नहीं है। मैं वाले बकरी बन गए, आप देखिए आपके सामने ही है। तो मैं तो कुछ है ही नहीं है, तो ईश्वर का जो है ईश्वर ही है पूरा। ये आपके नाम में जो मोहित कंबोज है, फिर भारतीय आया, तो ये भारतीय क्या है? देखिए, ये भी आपको फ्रैंकली बोलूँगा कि मेरा ऐसा मानना है कि 2019 में 19 की बात है, मैंने ये एक बात रियलाइज़ की कि कहीं ना कहीं हमारे इधर डिस्क्रिमिनेशन ये नाम से होता है। जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, ये तीन वाद में कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन होता है। हम भूल जाते हैं कि पहले हम इंडियन हैं, भारतीय हैं, और हम डिस्क्रिमिनेट करना चालू हो जाते हैं कि ये मेरे गांव वाला है, ये मेरे भाषा वाला है, ये मेरे जात वाला है। तो और ये डिस्क्रिमिनेशन के कारण जो सही लोग हैं, चाहे वो नौकरी में है, उनको नौकरी नहीं मिलती। सपोज कीजिए मेरे इधर कोई इंटरव्यू देने आया है, अभी अगर एक शर्मा आया है, एक कंबोज आया है, एक वर्मा आया है, गुप्ता आया है, तो मेरे को क्या लगेगा, ये कंबोज अपना भाई होगा, चाहे उसके अंदर टैलेंट कम होगा, लेकिन मैं डिस्क्रिमिनेशन कर लूंगा। तो ये डिस्क्रिमिनेशन से हमको ऊपर उठने की जरूरत है। जिस दिन ये देश, मुझे ऐसा लगता है अभी उठ ही रहे, काफ़ी मोदी जी ने प्रयास किए, इसके अंदर छोटे वर्ग के लोग आगे आए, एक नम्र वर्ग के लोगों को मौका मिला, पॉलिटिक्स के अंदर मिला, बिजनेस में मिला। आप देखिए कि कहाँ कहाँ से लोग एमएलसी बने, आज एमपी बने, टिकट्स मिली, आज कितने लोगों को पद्मश्री, पद्म भूषण जैसे अवार्ड मिले, कहाँ कौन कौन से लोग। तो मेरा मानना है कि आगे वाले समय के अंदर डिस्क्रिमिनेशन से इस देश को बहुत उठने की ज़रूरत है पूरा। जिस दिन ये डिस्क्रिमिनेशन कम हो जाएगा, हम यूएस को भी पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि जितना टैलेंट हमारे देश में, जितने रिसोर्सेज हमारे देश में, पॉपुलेशन के आधार पे इतने बिलियंस ऑफ माइंड हमारे पास हैं, वो किसी देश के पास नहीं है। और जितने मेहनती हम हैं, उतना कोई देश का आदमी नहीं है। आप भारत के आदमी को अमेरिका में भी, आप कोई भी सिटी चले जाओगे, बॉस्टन जाओ, न्यूयॉर्क जाओ, लॉस एंजल्स जाओ, लॉस वेगस जाओ, किधर भी जाओ, आप पूरे यूरोप में किसी भी कंट्री जाओ, अफ्रीका में किसी भी कंट्री जाओ, आप कोई भी यूए की कंट्री जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, जापान जाओ, कोरिया जाओ, न्यूजीलैंड जाओ, आपको भारतीय काम करते हुए मिलेगा। क्या आपको भारत में साउथ अफ्रीका का अमेरिकन, जापानीज, चाइनीज, कोरियन, ऑस्ट्रेलियन आदमी काम करते हुए मिल रहे हैं? नहीं, ये मेहनती लोग हैं। हम रिस्क लेकर हम किधर भी जाते हैं, क्योंकि हमारे जिस हम घर से उठ के आए हैं, घर को अपलिफ्ट करना है। आदमी हज़ारों किलोमीटर दूर जाता है, मैं 1100 किलोमीटर दूर आया, कोई 1500 किलोमीटर दूर गया, कोई 5000 किलोमीटर दूर गया, नौकरी करने को गया, व्यापार करने को गया। तो हमारे खून के अंदर मेहनत है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन से, ये जो जज्बा है ना मेहनत का, या जिसके अंदर जोश है, उनको जब इसका सामना करना पड़ता है ना, तो वो एक अलग दुख होता है। तो आपकी मेहनत को सरनेम से और भाषा से अगर डिस्काउंट किया जाता है, और जिसके अंदर टैलेंट नहीं है उसको वो पद दिया जाता है या वहाँ बिठाया जाता है, तो मुझे लगता है इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसलिए आपने भारतीय, इसलिए मैंने भारतीय लगाया। अच्छा, अब मैं आपको बिल्कुल रोज़मर्रा के राजनीति की तरफ फिर से वापस खींचती हूँ। जैसे मैंने कहा, आपने तो उसको बहुत अलग तरह से जवाब दे दिया, पण तुम्ही नेहमी ऑपरेशन लोटसमध्ये असता, तुम्ही शिंदेंबरोबर बराच काळ, जसं तुम्ही म्हटलं 15-20 दिवस अत्यंत छान दिवस तुम्ही काय हॉटेल काय झाडी करत घालवले. एकनाथ शिंदेंबरोबर आज तुमचे संबंध कसे आहेत? बहुत अच्छे। देखिए, मैं फिर से आपको बताऊंगा कि मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छे, बहुत लीडर्स के साथ, बहुत अच्छे कॉर्पोरेट्स के साथ, बहुत अच्छे, क्योंकि मैं रिलेशनशिप में बिल्डअप मानता हूँ कि रिश्ते सबको बहुत अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि रिश्ते ही ऐसी चीज़ होते हैं कि जो जीवन में इंसान को काम आते हैं, बाकी कोई काम का नहीं। रिलेशनशिप इज मस्ट। शिंदे साहब बहुत बड़े दिल के आदमी हैं, और मैं हमेशा उनको बोलता हूँ, शिंदे साहब बहुत दिलदार आदमी है, बहुत बड़े दिल के आदमी है, और बहुत अच्छे आदमी हैं पूरे। मैं उनको एक बहुत, उनके अंदर एक
ग्रास रूट का जो लीडर होता है, जो 24/7 उपलब्ध है और 24/7 वो कभी भी किसी की मदद करने के लिए खड़े रहते हैं, मेरे को शिंदे साहब के अंदर वैसे लीडर दिखते हैं पूरे। पर फिर भी वो बीजेपी से नाराज क्यों रहते हैं? ऐसा क्यों लगातार इसी तरह की खबरें आती है? देखिए, वो अभी बीजेपी और शिंदे साहब की राजनीति है। मेरे शिंदे साहब से आपने रिश्ते पूछे, तो मेरे शिंदे साहब से कैसे रिश्ते हैं, मैंने आपको वो बताया। अजित दादांशी कसे संबंध आहेत तुमचे? नहीं बोलू तो अच्छा है। राज ठाकरेंकडे तुम्ही बरेचदा जाता असं बघितलंय. तुमचं राज ठाकरेंशी देखिए, हाँ एकदम बताऊंगा आपको। देखिए, राज ठाकरे साहब बहुत ही डायनेमिक और बहुत ही उनके अंदर, आप जब भी उनके साथ बैठेंगे आपको कुछ ना कुछ उनके विचार जो है, और बहुत मर्द टाइप आदमी है। राज ठाकरे साहब की अपनी एक यूएसपी है। हाँ. और उनके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध है। मैं बोलूँगा मेरे तो एक नॉन पॉलिटिकल संबंध है, और मैं उनको बहुत मानता हूँ। मुझे उसमें कुछ बोलने में, मीडिया में उसमें कुछ भी वो फर्ज नहीं है। और राज ठाकरे साहब भी विजनरी लीडर हैं। अब देखिए, वो कब 1998 या 1997 में इंडिया में माइकल जैक्सन को लेके आए थे। उस समय की बात है, 97 की बात है। तो वो एक अलग ही एक विजनरी, एक अलग ही उनके अंदर एक करिश्मा है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। निवडणुकीच्या शायद ये मैं बोल रहा हूँ तो उत्तर भारतीय बिहारियों को बुरा लगेगा ये पॉडकास्ट के बाद। नक्की हे होऊ शकतं. लेकिन हो सकता है उनको लगेगा। पण तुम्ही त्यांच्याशी जेव्हा बोलता आणि एवढे चांगले संबंध आहेत आणि तुम्ही एवढा आदर त्यांच्यासाठी ठेवता, तर तुम्ही त्यांना कधी ह्याच्याबद्दल विचारलं का की तुम्ही एवढा विरोध का करता उत्तर भारतीयांचा, की हा फक्त राजकीय विरोध आहे नहीं, त्यांचा? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि राज ठाकरे साहब कोई बहुत ऐसे उत्तर भारतीय बिहारी और नॉर्थ इंडियन के विरोधी नहीं है। उनका एक जो विरोध है वो कुछ पर्टिकुलर विषयों को लेकर है। वो कुछ ऐसे विषयों को लेकर है जो पॉलिटिकल विषय है उनके, जो मुंबई की सेफ्टी के ऊपर हो या कुछ एक दूसरे उनके पॉलिटिकल, उनके विचारों के ऊपर हो। पर्सनल लेवल पे वो ऐसे कोई बहुत उत्तर भारतीयों के ऐसे विरोधी, मुझे ऐसा नहीं लगा कि राज ठाकरे साहब ऐसे कोई बहुत बड़े कोई विरोधी के, वैसा कोई मैं सर्टिफिकेट देने वाला भी नहीं होता कि मैं ये माध्यम से कोई ये सर्टिफिकेट दूँ या बोलूँ। लेकिन वो उनका पॉलिटिकल स्टैंड हो सकता होगा कि वो जिस हिसाब से। लेकिन अभी देखा, मैंने लास्ट देखा, कभी भी उन्होंने डाइल्यूट, कभी भी ऐसा कोई पण विचार कधी ऐसे बोले ह्याच्यावर नहीं। बोलणं झालं का तुमचं त्यांच्याशी? सही बताओ, हमने इस पे कोई बात नहीं की, कभी चर्चा नहीं हुई इस विषय के ऊपर कभी मुझसे। महापालिका निवडणुकांच्या निकालानंतर तुमचं काही बोलणं झालं का राज नहीं, मेरी बात ठाकरेंशी? नहीं हो पाई उनसे। एक महत्त्वाचा विषय की तुम्ही आजकाल सोशल मीडियावर, म्हणजे खरं तर महाराष्ट्राला तुमची जी ओळख झाली, तुमच्याकडे पद होतं, सगळं होतं, यात्रा निघाली तेव्हा एक 2019ची, त्यामुळे लोकांनी बघितलं. पण तुम्ही सोशल मीडियावर जसं आक्रमक होता त्याच्यामुळे तुमची ओळख महाराष्ट्राला झाली. आज तुम्ही तेवढे आक्रमक नाही आहात. वो क्या हुआ सैदा जी, जब 2020 के बाद जिस हिसाब से ये एक माध्यम चाहिए होता है कि आप आपकी बात रखो, तो हम लोग उस समय जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे या हम लोग उस समय जब अपनी बातें रखते थे, जो आरोप लगते थे, तो बेबाकी से रखने के लिए उस समय जो एक्स ट्विटर था हम लोग उस पर रखते थे, तो लोगों का ऑडियंस और लोगों के फॉलोअर्स काफ़ी मिले। और वो 2020, 21, 22 वो ऐसा समय था कि आपको कुछ भी अपने विषय बात रखने हैं तो हम लोग बेबाकी से सोशल मीडिया पे रखते थे। और वो रोल अलग था, वो समय अलग था। और मेरा ऐसा मानना है कि जब जो समय और जब जो रोल हो तब उसको उस तरह से निभाना चाहिए। वो समय, अब वो समय आज नहीं है, और अगर वही चीज़ हम लोग आज करेंगे तो कटुता के रिश्ते बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं नेगेटिविटी और सिर्फ झगड़े बढ़ेंगे। और अगर मैं भी उसी विचारधारा से बात करूं कि मेरा घर तोड़ा था, तो मैं भी आपके घर के ऊपर पेपर निकाल कर और आपके घर को तोड़ने की बात करूं, तो उनमें और हम में अंतर क्या रहेगा? तो देखिए, हमारे जो लीडर है ना, वो बहुत बड़े दिल के लीडर है, वो लेट गो करते हैं। तो आप जब अपने
किसी लीडर के साथ रहते हो तो आप भी उन्हीं को देखते हो और उन्हीं को फॉलो करते हो। अब जिस तरह से मोदी जी देश में अपने लीडर्स को दिशा दिखा रहे थे, तो हर लीडर मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं या अमित भाई को फॉलो कर रहे हैं, महाराष्ट्र के लीडर अपने महाराष्ट्र के लीडर्स को फॉलो कर रहे हैं, देवेंद्र जी को फॉलो कर रहे हैं। तो वो जो रोल था वो रोल ख़त्म हो गया। तो मैंने जब ख़त्म हुआ, सरकार आई, तो मेरे को लगा नेगेटिविटी से ऊपर उठना चाहिए। अगर मैं भी सुबह 9 बजे उठ के पोपट की तरह वही चालू हो जाऊं, नेगेटिव कुछ भी बोलो और बाद में लोग डिफेंड करते रहे, और एक उसी माइंड फ्रेम और उसी तालाब में, तालाब भी नहीं बोलेंगे, ये तो गटर में घूम रहे हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी। कि मुझे लगा कि वो उस समय की बात अलग थी, आप गटर में, आप उसके साथ कीचड़ में सुअर के साथ आप खेलते रहो, लेकिन जब सुअर को मज़ा आने लगे तो आप तो नहीं हो, इसलिए आप से निकल जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। तुम्ही राजकारण सोडलं असं एक चर्चा आहे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, ना तो मैं एमपी हूँ, ना मैं एमएलए हूँ, ना मैं नगर सेवक हूँ, ना मैं किसी पद पे हूँ, तो मैं छोड़ूं किस चीज़ को? ना मैं मंत्री हूँ, मैं किस चीज़ से इस्तीफा दूँ? एक दिन मुझे एक पत्रकार का फोन आया कि ये जो कैंपेन है, ये कैंपेन आपने किया है। मैंने कहा भाई मुझे एक बात बताओ, कुछ भी होता है तुम मेरे पे ही फोन करके मुझसे क्यों पूछते हो कि आपने किया है? अरे यार, और भी लीडर है, पार्टी के अध्यक्ष हैं, आप उनसे फोन करो, उनसे बात करो। बोले नहीं, उन्होंने नहीं, लगता है ये आपने किया। मैं कहा लगता है, मैं देखो मेरा धंधा पानी कर रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। ना मैं एमपी हूँ, ना एमएलए हूँ, ना मिनिस्टर हूँ, ना नगर सेवक हूँ, ना मैं कोई पदाधिकारी हूँ। मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं कार्यकर्ता के रूप में अपना काम कर रहा हूँ। जो भी काम मिलेगा करूँगा, नहीं मिलेगा घर पे बैठा हूँ पूरा। तो इतनी बातचीत की और मैंने फ़ोन रख दिया। अगले दिन मैंने अखबार खोला तो उसमें एक स्टोरी कि बीजेपी शाइनिंग लीडर है, क्विट पॉलिटिक्स। अब या तो मैं उसको नोटिस भेजूं या मैं उसको डिफेंड करूं। अब 50 अखबार है, 500 चैनल हो गए, इतने ट्विटर इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है। अब किसको आप रोकोगे, किसको बोलोगे? वो फिर इतना वायरल हुआ क्योंकि लोगों को ऐसा लगा कि ऑपोजिशन को कि चलो भैया ये घर पे बैठ गया, और हमारे इधर भी, हमारे भी दोस्त मित्र तो सब जगह रहते हैं कि चलो एक काटा गया। तो सबने मिलकर उसको बूस्ट लगा लगा के घुमाया व्हाट्सएप के ऊपर ऊपर। मैंने उसको डिफेंड नहीं किया। मैंने बोला जिसको जैसी खुशी, अगर इंसान खुश हो रहा है देखकर कि भाई ये राजनीति से काटा गया, तो एक खुश होने दीजिए उसको। तो मुझे लगता है कि ये दुखी खबर रहेगी कई लोगों के लिए। अब एक ही इसमें मैं जवाब चाहूँगी आपका, एक ही शब्द में। तुमचा सगळ्यात मोठा दुश्मन कोण आहे? खुद, माई सेल्फ। क्योंकि मुझे ही नहीं पता मैं कल क्या करूँगा। देवेंद्र फडणवीस आणि तुमच्या नात्याला जर एका वाक्यात तुम्हाला सांगायचं असेल तर ते नातं कसं आहे? गुरु, एक ऐसे इंसान जिसको आप एडमायर करते हैं और उनसे आप सीखने की कोशिश करते हैं कि सादगी से कैसे जीवन बिता सकते हैं और लोगों के लिए आप कैसे उपलब्ध रह सकते हैं। और इतने महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहाँ पे इतने पावर सेंट्रिक होने के बाद भी आप अटैच और डिटैच कैसे रह सकते हैं, वो उनसे सीखने की ज़रूरत है। 2021 मधलं मोहित कंबोज आणि आत्ता 2026 मधलं मोहित कंबोज, काय सगळ्यात मोठा बदल आहे? देखिए, समय के साथ इंसान मैच्योर्ड हो जाता है, एक्सपीरियंस से मैच्योर्ड हो जाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंस बढ़ जाता है और सहन करने की ताकत बढ़ जाती है, चीज़ों को समझने की, चीज़ों को देखने की दृष्टि बदल जाती है। और मेरी उम्र अभी 41 है, अभी भी तो बहुत सीखना है, बहुत आगे जाना है लाइफ के अंदर। हाँ, बस इतना ज़रूर है कि 2020, 21, 22, 23 तक कोई ऐसे विषय आते थे कि भाई ये झूठा आरोप लग रहा था, तो कभी कभी डर लगता था। अभी इम्यूनिटी इतनी अच्छी स्ट्रांग हो गई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, देखा जाएगा, देख ले, जो होगा देखेंगे, कर लो भाई, कर लो, ये भी कर लो, ये भी लगा लो। तो मेरे को फ़ोन आता ऑफिस से, सर आज ये इन्होंने ऐसा ऐसा। मैं कहा करने दे भाई, देख लेंगे, भी कोई दिक्कत नहीं, इतना देखा तो ये भी देख लेंगे। तो लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस से आदमी सीख जाता है हैंडल करने की थोड़ी सी
चीज़ों के अंदर आदमी की एक क्या बोलते हैं, तरीका बदल जाता है। पहले कभी रिएक्ट करते थे, अभी रिएक्शन बंद हो गया है। तो लाइफ के साथ एक्सपिरियंस से आदमी थोड़ा ग्रो कर जाता है। तो 5 साल में ये बदलाव हमने देखा. येणाऱ्या 10 वर्षांनी मोहित कंबोज कुठे असणार? देखिए, मैं आपको बताया ना, फिर कल क्या होगा किसी को पता नहीं. ये भी होना था, मुझे पता नहीं. और कल आगे जाएंगे, पीछे जाएंगे, यहाँ पे रह जाएंगे, ये भी पता नहीं. मेरा बस इतना मानना है कि आप आपका कर्म करते रहो. और कर्म भी कैसा है, वो भी जो बुद्धि मिलेगी, अच्छी बुद्धि मिलेगी तो अच्छे कर्म करोगे. आपको बुद्धि खराब हो जाएगी तो आप ही की हाथ से गलत काम हो जाएगा, कर्म हो जाएंगे, जिसकी सजा सबको भुगतनी पड़ेगी. 1/19 में उद्धव जी की बुद्धि राउत साहब ने खराब की, उसकी सजा पूरे शिवसेना को भुगतनी पड़ गई. तो ये क्या होता है कि गणपति भगवान जो हमारे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि वो जब प्रवेश करते हैं, बुद्धि देते हैं, तो आदमी सब अच्छा अच्छा सोचते हैं, अच्छा अच्छा करता है. और जब वो रूठ के चले जाते हैं तो वही इंसान गलत काम कर लेता है, क्योंकि आप बुद्धिहीन हो जाता है पूरा. तो मेरा ऐसा मानना है कि ईश्वर अपने को अच्छी बुद्धि दे कि अच्छे कर्म कर सके. अगर जीवन में आगे नहीं भी जाए, लेकिन अपने हाथ से किसी का गलत नहीं हो, और अपने हाथ से ऐसा कोई भी काम नहीं हो जिससे कभी भी अपने को पछताना पड़े. क्योंकि मेरे जैसा इंसान इतने छोटे शहर से यहाँ तक आके जो मान सम्मान इज्जत इस शहर में मुझे मिली, मुझे लगता है ये मुझे जीवन में भी मेरे वहाँ बनारस में नहीं मिलती. तो मेरे लिए तो ये शहर माँ से भी बढ़कर है पूरा आज. तो ये शहर में आज जो यहाँ पर जिस तरह से प्यार मेरा आज रिलेशनशिप है, लोगों के साथ संबंध हैं, आज दोस्त यार, शादी मेरी यहाँ पे हुई, बच्चे यहाँ पे हुए, तो ये आज खुद का शहर है, खुद का एक घर है. और अगर यहाँ पे 2 अच्छे काम कर सकूं, मुझे लगता है 10 साल में मुझे बहुत खुशी होगी. तो आज हम लोग एक महादेव का मंदिर बना रहे हैं जुहू पे पूरा. तो एक इस तरह से हम लोगों ने सोचा कि रोड के ऊपर कहीं ना कहीं आज आने वाले समय में जो यूथ है वो जुड़े, अपना कल्चर जो हिंदुत्व का है वो रहना चाहिए पूरा. और जो जिस तरह से आज देश में जागरूकता अपने धर्म को लेकर युवाओं में बढ़ी है, उसके प्रति अगर कुछ अच्छे काम मैं आने वाले 10 साल में मेरे माध्यम से, मेरे परिवार के माध्यम से हो सके, ऐसी प्रार्थना रहेगी. बाकी तो मोह माया है, आएगा जाएगा, ये तो ग्राफ है लाइफ का, चलता रहेगा. लेकिन एक्चुअल में कुछ अच्छे काम हो सके तो ये मेरी कामना रहेगी. धन्यवाद मोहितजी, तुम्ही वेळ काढलात, आमच्याशी बातचीत केली आणि आमच्या सगळ्या प्रश्नांची तुम्ही उत्तरं दिली, याबद्दल विशेष धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच सविता जी, थैंक यू वेरी मच. माय प्लेजर Thank आपके शो पे आने के लिए. थैंक यू वेरी मच. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.